नमस्कार। स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2024 और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और वीडियो के अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी दिया जाएगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये है इसका लोगो। 27 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 3 वर्ष पूरे किए गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई थी, इसको जान लेते हैं। तो इसको शुरुआत किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई थी। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इसके अलावा अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अब इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो कुशल, सुलभ, समावेशी और किफायती समय पर तथा सुरक्षित तरीके से एक राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत डिजिटल उपायों द्वारा हेल्थ केयर सिस्टम के खामियों को दूर करने के में भी मदद मिलेगी। इसकी समय अवधि दिया गया है 2021 से लेकर 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। इस आयुष्मान भारत की समय सीमा तय की गई है और इसके जो कार्यान्वयन एजेंसी है NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास दिया गया है। अब ABDM की विशेषता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID बनाना। इसके तहत स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड संग्रहित और प्रबंधित करने हेतु नागरिक को एक विशिष्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इस हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में अभी तक कितने हेल्थ कार्ड बन चुके हैं? पूरे भारत में अभी तक 67 करोड़ हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। इसके अलावा HPR भी है, यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री के मौजूदा रिपोर्ट में 4.7 लाख से भी अधिक डॉक्टर और नर्स पंजीकृत हैं, जबकि HFR यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री की मौजूदा रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी तौर पर दोनों में 3.3 लाख से अधिक लोग पंजीकृत हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM को प्रशांत महासागर में सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को प्रशांत महासागर में हाल ही में परीक्षण किया है। हाल ही में चीन के दशकों बाद प्रशांत महासागर क्षेत्र में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इससे पहले जो ICBM को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1959 में तैनात किया था, तो कहाँ पे? प्रशांत महासागर क्षेत्र में। अब इस मिसाइल की जो विशेषता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ICBM की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। अपनी शक्तिशाली प्रभाव के कारण ICBM को एक सामरिक रक्षात्मक हथियार माना भी जाता है। यह बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियारों और पारंपरिक हथियार को आसानी से ले जा सकती है। अब यह ICBM काम कैसे करती है? तो ये चापाकार पथ का अनुसरण करती है। यह रॉकेट बूस्टर के द्वारा निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है और फिर इसमें से बूस्टर अलग हो जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे से तेजी से नीचे गिरकर अपने लक्ष्य को भेद देती है। आपको बता दें कि भारत में निर्मित जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 7000 किलोमीटर से भी अधिक है और अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा एटीरू नगरम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। एटूरू नगरम वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। एटूरू नगरम वन्य जीव अभयारण्य तेलंगाना के किस जिले में स्थित है? तो तेलंगाना के वारंगल जिले में स्थित है। हाल ही में मौसमी घटना के कारण इस अभयारण्य में हजारों पेड़ नष्ट हो गए, जिसके कारण यह चर्चा में आया। इस वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1953 में हुई थी। सबसे पुराने वन्य जीव अभयारण्य में से एक है ये।
और यह अभयारण्य लक्नावरम झील से घिरा हुआ है। अभयारण्य से होकर गुजरने वाली नदी है द्याम फागु। इस अभयारण्य में कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि काला हिरन, बाघ, भारतीय गौर, विशाल गिलहरी, स्लॉथ बेयर, इंडियन वाइनस इत्यादि। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले वनस्पति जो है वो महत्वपूर्ण रूप से सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस अभयारण्य की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व विख्यात समक्का सरक्का यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के घरेलू 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत 6G अलायंस के साथ बैठक की है? तो हाल ही में जो 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैठक की है। हाल ही में भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के घरेलू 6G इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत 6G अलायंस के साथ बैठक की। यह घरेलू उद्योग एवं शिक्षा जगत, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, मानक संगठनों का गठबंधन है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को 5G, 6G और भविष्य के दूर संचार समाधानों को विश्व में अग्रणी आपूर्तिकर्ता बनाना है। संचार क्षेत्र में भारत को 2030 तक 6G को लागू करना है। इसके फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत से 5G एडवांस, 3G, 5G एडवांस, 6G IPS और आवश्यक पेटेंट बढ़ाने में मदद करना है। भारतीय 5G एडवांस 6G उत्पादों और संसाधनों को डिजाइन एवं निर्माण करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 21वें CPA जोन 3 भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला के द्वारा 21वें CPA जोन 3 भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 सितंबर 2024 को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 21वें CPA जोन 3 भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में। यह 27 से 28 सितंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहरा बनाना है और पूर्वोत्तर राज्य विधानसभाओं के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना है। अब ये CPA जोन 3 भारत क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? तो राज्यसभा अध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह, मिजोरम के मुख्यमंत्री हो गए लाल दहोमा, मिजोरम के विधानसभा अध्यक्ष लाल बियाक जाम, मिजोरम के विधानसभा उपाध्यक्ष लाल फाफकीमा और नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष सेरिगन लोंग कुमेर ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय था लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन और अनुसंधान अकादमी यानी कि नालसार के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन और अनुसंधान अकादमी यानी कि नालसार के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कानूनी अध्ययन और अनुसंधान अकादमी यानी कि नालसार के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। अब नालसार क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। यह स्थित कहाँ है? तो समीरपेट, सिकंदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है। इसको स्थापित कब किया गया था? तो वर्ष 1996 में तेलंगाना सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल हो गया 55 एकड़ यानी कि 22.3 हेक्टेयर। इसके जो चांसलर हैं, इसके चांसलर हो गए तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में आलोक राधे हैं, और वाइस चांसलर हो गए श्री कृष्णा राव। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन इस बार तेलंगाना में किया गया। यह आप मैप में देख सकते हैं, तेलंगाना में किया गया।
उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन 28 सितंबर 2024 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयन में किया गया था। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया। और जो महोत्सव का आयोजन था वो कब से कब किया गया? तो 29 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच किया गया। इस समारोह में कौन कौन से लोग शामिल हुए? तो वहाँ के जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री सुकांतु मजूमदार आदि उपस्थित थे। इस सम्मेलन का जो महोत्सव का जो विशेषता था वो क्या है? तो उत्तर पूर्वी राज्य अपनी कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन करेंगे। उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन हो गए? तो उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इन राज्यों के 300 से अधिक कलाकार और कारीगर राष्ट्रपति निलयन के मुख्य लॉन में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है राष्ट्रपति निलयन की। तो राष्ट्रपति निलयन के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति निलयन क्या होता है? तो ये बेसिकली राष्ट्रपति का शीतकालीन निवास है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदराबाद के भोलाराम में स्थित है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास होता है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कैरिबियाई देश ने भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाया है? तो हाल ही में भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई क्षेत्र का देश बना है कौन? त्रिनाद और टोबैको। त्रिनाद और टोबैको ने हाल ही में भारत के यूपीआई को अपनाया है। हाल ही में कैरिबियाई क्षेत्र के त्रिनाद और टोबैको ने भारत के यूपीआई क्षेत्र को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। अब ये त्रिनाद और टोबैको कहाँ की स्थिति, इसकी भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। इसके उत्तर में वेनेजुएला हो गया तथा उत्तर पश्चिम में मेंगुआना स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है? तो यह नॉर्दर्न रेंज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। और नॉर्दर्न रेंज कहाँ है? नॉर्दर्न रेंज क्या है? तो वेनेजुएला में एंटीज पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है, छोटी पहाड़ी है, उसी का ही ये नॉर्दर्न रेंज विस्तार है। अब इसके संसाधन क्या हो गए? त्रिनाद और टोबैको देश जो है उसके संसाधन क्या हो गए? तो वहां पे एक पीच झील पाया जाता है जो विश्व में सबसे बड़ा नेचुरल एस्फॉल्ट का भंडार है। यहाँ पे जो इस देश का सबसे ऊंचा स्थान हो गया माउंट एरिपो। और चर्चित नदियां हो गई ऑटो, इरे और फारोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि बीआईटी पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में द्विपक्षीय निवेश संधि पर जो हस्ताक्षर करने वाले हैं वो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ निवेश संधि पे हस्ताक्षर किया है। आप यहाँ पे मैप में उज्बेकिस्तान को देख सकते हैं। हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर द्विपक्षीय निवेश संधि यानी कि बीआईटी पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा मजबूत एवं लचीला परिवेश तैयार करना है। अब बीआईटी यानी बीआईटी के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो बीआईटी क्या है? बीआईटी एक देश के नागरिकों एवं कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए पारस्परिक समझौता है। भारत ने वर्ष 2015 में नए मॉडल टेक्स्ट को मंजूरी दी थी। जो पुराने मॉडल भारतीय मॉडल बीआईटी 1993 का स्थान लिया। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है वो जान लेते हैं। तो विदेशी निवेशक के साथ घरेलू निवेशकों को समान व्यवहार करना है। प्रत्येक देश को विदेशी निवेशकों को अपने अधिकार में लेने के लिए एक सीमित मात्रा तय कर दी गई है। लेकिन अगर विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक के बीच विवाद आता है तो उसमें विवाद के समय में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले स्थानीय उपायों का इस्तेमाल करना होगा। अब भारत उज्बेकिस्तान संबंध के बारे में जान लेते हैं। तो आर्थिक तौर पे भारत उज्बेकिस्तान के 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। जबकि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सुरक्षा एवं सैन्य अभ्यास दस्तलिप होता है। और उज्बेकिस्तान में कम से कम तो 14,000 भारतीय निवास करते हैं।
और भारत और उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय जुड़ाव से कैसे मिलते हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और एससीओ समिट के द्वारा आपस में सहयोग करते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने IWF जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक जीता है? तो IWF जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियन जो हुआ था, उसमें एकमात्र पदक जीतने वाले भारत के कौन है? तो धनुष लोगाथन। ये धनुष लोगाथन है जिन्होंने एकमात्र पदक जीता है, वो भी कांस्य पदक जीता है। तो धनुष लोगाथन ने IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत की ओर से एकमात्र पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये जो है कितने केजी ग्राम में जीते हैं? तो 55 केजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कुल कितना वजन उठाया था? 231 केजी, 107 केजी स्नैच में और 124 केजी क्लीन एंड जर्क में वजन उठाकर पदक जीता। IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका आयोजन किया गया स्पेन के लियोन शहर में, और ये 19 सितंबर से 27 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता का जो उम्र की समय सीमा है वो 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। इसके अलावा धनुष लोगाथन के अलावा कोई भी तो पदक नहीं जीत पाया, लेकिन मार्टिना देवी मेगाम ने 85 केजी महिला वर्ग में 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो पदक जीतने से चूक गए। आपको बता दें कि इससे पहले जो IWF 2023 का जो आयोजन हुआ था, वो मैक्सिको के ग्वाडलजारा में किया गया था, जिसमें भारत ने कोई पदक हासिल नहीं किया था। अब आज का अभ्यास प्रश्न, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 27 सितंबर 2021, 28 सितंबर 2021, 19 सितंबर 2021, 30 सितंबर 2021। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।